दोस्तों अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो क्या आप फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच जाएंगे? तो ये आज का हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा। ब्लैक होल बहुत ही रहस्यमय रहा है। इसका रीजन सिर्फ इतना है कि हम इसके बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है और ये बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों ब्लैक होल में गिरना काफी फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ब्लैक होल एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी है जिसमें ग्रेविटी इतना ज़्यादा होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। जब हम किसी ब्लैक होल में गिरते हैं तो कुछ यूनिक फेनोमेनन होते हैं, तो इन्हें कुछ पॉइंट्स से जानते हैं। तो पहला पॉइंट है स्पेगेटिफिकेशन। तो जैसे कि आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन, तो इवेंट होराइजन क्या है कि वो बाउंड्री जहाँ से वापस आना नामुमकिन हो, उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। तो अगर आप इवेंट होराइजन के पास पहुंचते हैं तो ग्रेविटी का फ़र्क आपके शरीर के अलग अलग पार्ट्स पर इतना ज़्यादा होता है और ये अलग अलग पड़ेगा कि जैसे कि आपके पैर और सर पर लगने वाली ग्रेविटी में ह्यूज डिफरेंस होगा, जिससे आपके शरीर की स्ट्रेचिंग होने लगेगी। मतलब पैर नीचे हैं तो वहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा ग्रेविटी का और वो पहले ज़्यादा बहुत तेज़ी से खींचे जाएंगे, तो आपका शरीर अणु अणु बिखर जाएगा एकदम। तो जो शरीर की स्ट्रेचिंग होगी उसे ही स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इवेंट होराइजन। तो इवेंट होराइजन क्रॉस करने के बाद थियोरेटिकली आप बाहर की दुनिया के लिए इनविजिबल हो जाते हैं। बाहर से देखने वाले को ऐसा लगेगा कि आप धीरे 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 ब्लैक होल में गिर रहे हैं और टाइम स्लो हो गया है। और टाइम के बारे में मैंने बताया है कि जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर टाइम स्लो होगा। अब तीसरे चरण में क्या होगा आपके साथ, तो सिंगुलैरिटी। इवेंट होराइजन क्रॉस करने के बाद आपको ब्लैक होल के सेंटर यानी सिंगुलैरिटी की तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा। सिंगुलैरिटी वो जगह है जहां डेंसिटी इनफाइनाइट होती है और स्पेस टाइम कर्वेचर भी इनफाइनाइट हो जाता है। तो फिफ्थ डायमेंशन का क्या रोल है? तो ब्लैक होल के थ्रू फिफ्थ डायमेंशन में जाना मोस्टली एक थ्योरेटिकल और स्पेक्युलेटिव कॉन्सेप्ट है। करंट फिजिक्स के हिसाब से ब्लैक होल में गिरने पर फिफ्थ डायमेंशन या किसी भी हायर डायमेंशन में जाना एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि आज तक कोई गिरा ही नहीं है। और गिरा है तो भैया लौट के नहीं आया कि बता दे कि क्या हुआ मेरे संग। तो ये मोस्टली साइंस फिक्शन और सम एडवांस थ्योरेटिकल फिजिक्स लाइक स्ट्रिंग थ्योरी में डिस्कस होता है। अभी तक हमें ये पता है कि यात्रा में ब्लैक होल में गिरने से आपको इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्स फेस करना पड़ता है, जो आपको स्पेगेटिफाई यानी वही टुकड़े टुकड़े कर देता है। अंतिम पॉइंट पर सिंगुलैरिटी में पहुंचने तक आपका एग्जिस्टेंस प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। ब्लैक होल में गिरना एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, लेकिन नासा और दूसरे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी एडवांस सिमुलेशंस और विजुअलाइजेशन बनाई है जो इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकती है। और वही चीज़ें मैंने कुछ पॉइंटों में आपको बताई। इन पॉइंट्स में कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि स्पेगेटिफिकेशन था, तो ये प्रोसेस इतनी इंटेंस होती है कि आखिर में आप एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूट जाओगे। और जैसे कि मैंने बताया था कि बाहर से देखने वाले ऑब्जर्वर के लिए आपका गिरना ऐसा लगेगा कि उनको स्लो स्लो आप गिर रहे हो, लेकिन आपके लिए ये सब कुछ नॉर्मल स्पीड में होता है। ये टाइम डायलेशन का इफेक्ट है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से एक्सप्लेन होता है ये। इनसाइड द इवेंट होराइजन क्या होगा कि आपको एक एक्सट्रीम कर्व्ड स्पेस टाइम का एक्सपीरियंस होगा, जहां डायरेक्शंस और डिस्टेंसेस कुछ डिफरेंट होते हैं। और अंत में जब आप सिंगुलैरिटी तक पहुंचोगे तो भाई आपके साथ क्या होगा ये बात तो फिजिक्स को भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ फिजिक्स के लॉज भी फेल हो जाते हैं। तो बताएगी क्या? तो जाना तो अपनी रिस्क पे जाना। और नासा के सुपर कंप्यूटर सिमुलेशंस ने ये प्रोसेस काफ़ी डिटेल में विजुअलाइज किया है। उन्होंने एक ब्लैक होल के 3D मॉडल और लाइट के बिहेवियर को सिमुलेट करके ये दिखाया है कि इवेंट होराइजन के करीब क्या होता है। ये विजुअलाइजेशन एक ब्लैक होल के कॉम्प्लेक्स नेचर और उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को समझने में मददगार है। इन सिमुलेशंस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ब्लैक होल के पास जाने पर कैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस काम करती हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन ये सब थ्योरेटिकल और सिमुलेटेड है और रियल वर्ल्ड में इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देखने में काफ़ी चैलेंजेस हैं। जेरेमी, आगे का नाम मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, बहुत खतरनाक है, मैं लिख दूंगा, आप पढ़ लेना। नासाज गॉडेड स्पेस फ्लाइट सेंटर में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। इन्होंने कुछ अमेजिंग विजुअलाइजेशन बनाई है जो ब्लैक होल के अराउंड होने वाले कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझाने में मदद करती है। आपको पता चलेगा मतलब क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, तो वो देखते हैं। तो सिनेरियो पहला, इसमें क्या होता है कि कैमरा जस्ट मिसेस द इवेंट होराइजन, मतलब मिस कर गया इवेंट होराइजन को ये कैमरा। और कैमरा एक तरह से एस्ट्रोनॉट को मान सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में यही बताया गया है कि इस सिनेरियो में एक कैमरा है जो एक डेयरिंग एस्ट्रोनॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लैक होल के बहुत करीब से गुजरता है, मिस कर जाता है उसे, लेकिन इवेंट होराइजन को क्रॉस नहीं करता।
तो आगे क्या होगा कि ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट। तो जैसे ही कैमरा ब्लैक होल के करीब आता है, ब्लैक होल की इमेंस ग्रेविटी उसे खींचने लगती है, लेकिन कुछ स्पीड और ट्रेजेक्टरी के कारण कैमरा इवेंट होराइजन को मिस करके वापस स्पेस में स्लिंग शॉट हो जाता है। स्लिंग शॉट का मतलब होता है कि जो ग्रेविटी है उसको यूज़ करके वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो अब हुआ क्या, तो रिलेटिविटी इफेक्ट्स। तो इस प्रोसेस में कैमरे के व्यू पॉइंट से टाइम और स्पेस का बिहेवियर काफ़ी वियर्ड होता है। बाहर से देखने वाले ऑब्जर्वर को कैमरे का टाइम स्लो होते हुए नज़र आता है, जबकि कैमरा का पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो सब कुछ नॉर्मली हो रहा होता है। ये प्रोसेस ग्रेविटेशनल लेंसिंग और टाइम डायलेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो सिनेरियो 2 में क्या होगा, कैमरा क्रॉसेस द इवेंट होराइजन। अब वो इवेंट होराइजन के पार चला गया। तो वही है इवेंट होराइजन, वो है कि जहाँ से अगर आप पार चले गए तो वापस लौटना नामुमकिन है। और उसके बाद वही इनसाइड द इवेंट होराइजन वाला केस होगा कि वो स्ट्रेच होकर एक लंबे लंबे नूडल जैसा हो जाएगा, क्योंकि नीचे फोर्स ज़्यादा लग रहा था, वो तेज़ी से खिंचेगा, ऊपर अभी थोड़ा कम लग रहा था, और उसके बाद वो सिंगुलैरिटी में चला जाता है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इवेंट होराइजन का साइज़ क्या होगा, तो इस सिमुलेटेड ब्लैक होल का इवेंट होराइजन अप्रॉक्सीमेटली 16 मिलियन माइल्स यानी कि 25 मिलियन किलोमीटर्स में स्प्रेड होता है। ये रफली पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी का 17% है। फिर भी काफ़ी बड़ा है यार। अप्रोचिंग द ब्लैक होल, तब क्या होगा, तो स्पीड नियर लाइट स्पीड्स। जैसे ही आप ब्लैक होल के पास पहुंचते हैं, आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के करीब हो जाती है। ये हाई स्पीड ट्रेवल रिलेटिविटी के प्रिंसिपल को क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करता है। विजुअल इफेक्ट्स में क्या परिवर्तन आएंगे, तो हाई स्पीड्स के कारण लाइट आपको ब्राइटर और वाइटर नजर आती है जब आप अपने ट्रेवल डायरेक्शन में देखते हैं। ये डॉपलर इफेक्ट और रिलेटिविटी बीमिंग का रिजल्ट है। ये दोनों क्या बनाए हैं, तो ये भी बताता हूँ। तो डॉपलर इफेक्ट एक फेनोमेनन है जिसमें वेव फ्रीक्वेंसी साउंड या लाइट की सोर्स और ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन के कारण चेंज होती है। सोर्स के पास आने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और दूर जाने पर कम। नहीं समझ में आया, एक और बार सुनो। इसमें वेव की पिच या कलर चेंज होती है जब सोर्स और ऑब्जर्वर मूव करते हैं। सोर्स के पास आने पर पिच हाई होती है और दूर जाने पर लो। अब रिलेटिविस्टिक बीमिंग, ये भी एक फेनोमेनन है जिसमें लाइट या रेडिएशन इंटेंसिटी और डायरेक्शन चेंज होती है जब सोर्स नियर लाइट स्पीड से मूव करता है। ये इफेक्ट लाइट को ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में फोकस करता है, जिससे ब्राइटनेस इंक्रीज होती है और अपोजिट डायरेक्शन में ब्राइटनेस डिक्रीज होती है। तो वही चीज़ बताई थी मैंने कि जब आप लाइट स्पीड से ट्रैवल करोगे तो लाइट जो है वो ब्राइटर और वाइटर नजर आएगी। साइंटिस्ट बताते हैं कि जैसे ही आप इवेंट होराइजन को क्रॉस करोगे 12.8 सेकंड में कैमरे का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जो कैमरा हमने एस्ट्रोनॉट माना था, मतलब आप जाओगे तो आपका भी हो जाएगा उतने ही सेकंड में। इवेंट होराइजन क्रॉस करने के बाद सिंगुलैरिटी तक की दूरी सिर्फ 128,000 किलोमीटर होती है। इस डिस्टेंस को कवर करने में बहुत कम टाइम लगता है, ऑलमोस्ट एक पलक झपकाने जितना। आगे है कि जेरेमी के ऑल्टरनेटिव सिनेरियो में एक कैमरा ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास ऑर्बिट करता है। ऑर्बिट की बात आ रही है, लेकिन कभी क्रॉस नहीं करता और सेफ वापस आ जाता है। इस सिनेरियो को एस्ट्रोनॉट और स्पेसक्राफ्ट के एग्जाम्पल के थ्रू और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। कैमरा ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बहुत करीब ऑर्बिट करता है, लेकिन बाउंड्री क्रॉस नहीं करता है। ये एक स्टेबल ऑर्बिट होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बैलेंस से मेंटेन रहता है। कुछ समय ऑर्बिट करने के बाद कैमरा एस्केप कर लेता है और वापस स्पेस में सेफली आ जाता है। एस्ट्रोनॉट्स राउंड ट्रिप 6 आवर ट्रिप। तो ट्रिप ड्यूरेशन में क्या होगा कि एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसक्राफ्ट को ब्लैक होल के करीब ले जाती है और एक 6 आवर राउंड ट्रिप कंप्लीट करती है। मतलब 6 आवर तक ऐसे ट्रिप उसमें घूमते रहते हैं राउंड में। टाइम डायलेशन, तो ब्लैक होल के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड और हाई स्पीड के कारण एस्ट्रोनॉट के लिए टाइम स्लो हो जाता है। ये आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के प्रिंसिपल से एक्सप्लेन होता है। इतना समय गुजारने के बाद क्या कुछ टाइम में डिफरेंस आएगा, तो 36 मिनट यंगर हो जाएगा। मतलब जब एस्ट्रोनॉट वापस अपने मदरशिप पर लौटती है तो जो ब्लैक होल से दूर थी थोड़ी सी, वो अपने कॉलीग से 36 मिनट यंगर होती है। मतलब एस्ट्रोनॉट के लिए टाइम स्लोअर रेट पर गुजरा है कंपेयर टू हर कॉलीग्स। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल सोर्स के पास होने पर नियर लाइट स्पीड में मूव करने के कारण टाइम डायलेशन होता है। एस्ट्रोनॉट के स्पेसक्राफ्ट में टाइम बहुत धीरे चलता है। अगर ब्लैक होल रैपिडली रोटेटिंग होता है, जैसा 2014 का मूवी जो आई थी इंटरस्टेलर, उसमें दिखाया जाता है, तो ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन और भी एक्सट्रीम होता है। रैपिड रोटेशन और स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के कारण एस्ट्रोनॉट और भी ज़्यादा टाइम डायलेशन एक्सपीरियंस करते हैं। इस सिनेरियो में एस्ट्रोनॉट अपने
शिपमेट से कई साल यंगर होकर लौट सकती है, और यही उस मूवी में दिखाया था। ब्लैक होल के बारे में वैसे तो बहुत सारी वीडियोस बन सकती है, पर कुछ चीज़ें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ब्लैक होल्स के कोलिजन से ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो LIGO और वायरगो VIRGO जैसे ऑब्जर्वेशन ने डिटेक्ट की है। ये वेव्स स्पेस टाइम में रिपल्स यानी लहर की तरह ट्रैवल करती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है हॉकिंग रेडिएशन। तो स्टीफन हॉकिंग ने प्रिडिक्ट किया था कि ब्लैक होल्स स्लोली एवेपोरेट होते हैं हॉकिंग रेडिएशन एमिट करके। ये क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है जो इवेंट होराइजन के पास होता है। इनके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा बाद में। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसी फ्यूचर में ब्लैक होल के और पास जाने के और एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेने के लिए मिशंस प्लान कर रहे हैं। ये मिशंस हमारी अंडरस्टैंडिंग को और डीपन कर सकते हैं, और भारत में इसमें शामिल है। हम भी ऐसे काम कर रहे हैं, ब्लैक होल को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल्स के स्टडी से क्वांटम ग्रेविटी को समझने में मदद मिल सकती है, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को यूनिफाई करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, मैंने स्पेस से रिलेटेड, टाइम ट्रैवल से रिलेटेड और जो टेक्नोलॉजी है और भी साइंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।